साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज पुकृति और इस समय विकासखंड दुगड्डा के दुगड्डा शहर और दुगड्डा अपने आप में एक बहुत ही प्राचीन नगर है जो एक दौर में मंडी थी। और आज हम यहाँ पर एक ऐसे शख्स से रूबरू हो रहे हैं जिन्होंने संघर्ष से सफलता हासिल की है और हरियाणा प्रदेश में पुलिस विभाग में राष्ट्रपति पद से पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले उत्तराखंडी हरियाणा प्रदेश में है। ये हमारे शख्स हैं जो जन सरोकारों से जुड़कर जनता की सेवा कर रहे हैं, हेमंत बौखंडी साहब। और प्रयाग न्यूज़ में हम बौखंडी साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपका प्रयाग न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कुबेर जी। सर, आपने हरियाणा प्रदेश में पुलिस विभाग में 39 साल सेवा दी। 39। और आपने शिक्षा भी हरियाणा से ग्रेजुएशन किया। तत्कालीन समय में आप पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए। उसके बाद आपने अपनी योग्यता से, अपने कर्मठता से, अपने शौर्य पराक्रम से निरीक्षक का पद हासिल किया और 2015 में 30 सितंबर को आपने सेवानिवृत्ति की। और तत्काल सेवानिवृत्ति के बाद आपने भरोसा फाउंडेशन, जो अपने आप में नाम ही बहुत बड़ा है, तो भरोसा फाउंडेशन में आपने थोड़ा, मैं जानना चाहूँगा आपने क्या क्या किया। और अब आप जो हैं भाजपा के एक सम्मानित उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। क्या आपकी उम्मीदें हैं? क्या आप जनता के लिए सोचकर आपने भाजपा को ज्वाइन किया और राजनीति के एक अच्छे पद पर आप इस समय आसीन हैं? जी धन्यवाद कुबेर जी। जी सर्वप्रथम तो मैं प्रयाग न्यूज का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप आज मेरे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं कि मैं हेमंत बौखंडी ग्राम गोला मल्ला का निवासी हूं और मेरा जो बचपन काल था, मेरा जन्म स्थल वो गुरुग्राम था और गुरुग्राम हरियाणा में ही मैंने शिक्षा दीक्षा ली और वहीं नौकरी की। और नौकरी करने के बाद सिपाही पद पर मैं हरियाणा पुलिस में भर्ती हुआ। सिपाही के बाद सिपाही से निरंतर संघर्ष करके मैं निरीक्षक पद, इंस्पेक्टर पद से 2015 में सेवानिवृत्त हुआ। और जब मैं सेवानिवृत्त हुआ 2015 में, तो मैंने सोचा कि भाई अब पहले आपने जीवन जो क्षेत्र में लोगों की सेवा की हरियाणा में, तो अब तेरा समय कैसे पास होगा। तो फिर मैंने ये किया कि एक एनजीओ बनाया, भरोसा फाउंडेशन, जिसका मैं संस्थापक हूँ। और उसके माध्यम से मैंने शुरुआत गुरुग्राम में की और गुरुग्राम के अंदर मैंने स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया, क्योंकि मैं पुलिस विभाग में खिलाड़ी भर्ती हुआ था। तो सर्वप्रथम मैंने चाहा कि भाई जब एक स्वस्थ आदमी होगा तो वो सब कुछ कार्य ठीक करेगा। तो मैंने खेलों को बढ़ावा दिया, हॉकी के टूर्नामेंट करवाए, फुटबॉल के टूर्नामेंट कराए उस क्षेत्र के अंदर गुरुग्राम में। और उसके बाद जब मैंने सोचा कि यहाँ तो तू सेवा कर ही रहा है, क्यों ना अपने पैतृक जो है ना जो गाँव है उनमें क्यों ना जाए तू। तो उसके बाद 2016 में तुरंत जो है ना मैं तो अपना गोला मल्ला अजमेर पट्टी में अपना नया मकान बनाया। और उसके बाद निरंतर मैं अपने क्षेत्र के अंदर रह रहा हूँ। 11 साल हो गए मुझे। और यहाँ भी मैंने भरोसा के माध्यम से, जो उस दौरान में 2016 में आया था, तो दुर्भाग्य से कोरोना काल जो था, और कोरोना काल के अंदर मैंने जब यहाँ देखा कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के बहुत निर्धन हैं लोग, गरीब हैं, उनकी मैंने स्थिति देखी। तो मुझे यहाँ के जो गणमान्य व्यक्तियों ने कहा कि बौखंडी जी, आप एक एनजीओ चला रहे हो, इसके माध्यम से क्यों नहीं तुम हमारे क्षेत्र के गरीब आदमियों का कुछ ना कुछ जो है सहायता करते। फिर मैंने यहाँ गाँव में जाकर गरीब आदमियों को राशन बांटा कोरोना काल के दौरान, हाँ केवल कोरोना काल के दौरान। और गरीब जो है कन्याएं जो हमारी थी, बहुत गरीब की हरिजन की थी, जो किसी कार्य की थी, उनकी कम से कम मैंने 150 से ऊपर जो है कन्याओं का कन्यादान किया। और उसके बाद दवाइयाँ बांटी, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बांटे, जहाँ एक मैंने अपने ग्राम गोला मल्ला में भी एक ऑक्सीजन को दे रखा है, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन सांस की लेने में बड़ी असुविधा थी। तो मैं सिविल हॉस्पिटल पोखाल के माध्यम से लोगों को कहना में कहा कि कोई ज़रूरत हो तो आप मेरे से प्राप्त कर सकते हो। और इस प्रकार मैंने क्या नाम है इसमें सेवा भाव से मैंने कार्य अपना आरंभ किया। उसके बाद जब लोगों ने कहा मेरे से कि आप क्यों ना
इस आप राजनीति में क्यों नहीं आते? अगर आप राजनीति में आ जाओगे तो जो आप कार्य कर रहे हैं इसके अतिरिक्त अगर सरकार आपको थोड़ी सहायता कर दे तो हमारे क्षेत्र के लोगों का और भी आप भला करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इनका मुझे सुझाव अच्छा लगा। और फिर मैंने 2021 के अंदर श्री मदन कौशिक जी जब तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा थे, तो मैंने भाजपा एक पार्टी को मैं ज्वाइन किया, क्योंकि मैं एक हिंदू आदमी हूँ और मुझे आस्था थी कि भाई हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे माननीय मोदी जी की जो धारणा है वो हिंदू से जो है ना प्रभावित है, वो हिंदू धर्म को बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, सनातन संस्कृति के नाते मैंने इस पार्टी को जो है चुना, उसे समझा और मैं निरंतर उन्होंने मुझे प्रदेश कार्य समिति का एक सदस्य मनोनीत कर रखा है यमकेश्वर से, जिसमें वर्तमान दायित्व है मेरे पास। सर, ये आपने भाजपा ज्वाइन करी है, आपने बताया कि मैं हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का जो उत्थान मोदी जी के 2014 के कार्यकाल से देश में काफ़ी चरम पर है और काफ़ी कुछ जो है देश में सुधार भी हुआ है, कानून भी बने हैं, जो लगातार जो है हिंदू संस्कृति ये 50-60 सालों से काफ़ी कमज़ोर पड़ी थी। बहुत सी जगह राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो है भाजपा को, जो आपने बताया कि भाजपा मैंने क्यों ज्वाइन करी है, अब स्थानीय स्तर पर आपको क्या महसूस होता है कि यहाँ पर क्या समस्याएं हमारी अधिक हैं? हमारे खेत सब बंजर पड़े हुए हैं, वन्य जीवों का काफ़ी खतरा हो रखा है और युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई फैक्ट्री उद्योग तो है नहीं यहाँ पर। अब जब कोई रोजगार के लिए गुड़गांव जाएगा तो वो वापस आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना वेतन भी आज के बच्चों को, आज जो बेरोजगारी की मार है उसमें नहीं मिल पाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? जी, मेरा सर्वप्रथम यह है कि यमकेश्वर क्षेत्र के अंदर जो शिक्षा और संस्थाएं हैं हमारी, जो इतनी अच्छी नहीं चल रही, मेरा अपना निजी सुझाव है, तो मैं सरकार के माध्यम से, अपनी पार्टी के माध्यम से के फोरम पे ये बातें रखूंगा कि सर्वप्रथम अगर हमारे क्षेत्र के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनको अच्छा रोजगार मिलना स्वतः ही है। हमारे क्षेत्र के अंदर ITI, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कमी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो बच्चे थोड़ा सा भी पढ़ के वो कहना बाहर चले जाते हैं, उनको उच्च शिक्षा अच्छी ढंग से नहीं मिलती। और जो हमारी शिक्षा की जो टेक्निक है, जो है उसका जो स्तर है, जो मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ अपने निजी तौर पे, तो मैं चाहता हूँ कि हाईटेक हो, जो आजकल इनका कंप्यूटर का, डिजिटल का, इनका इतना ज्ञान होना चाहिए, इतने अच्छे वो होने चाहिए लेक्चरर, जो इनको अच्छी तरह कंपटीशन में आगे जो दूसरी स्टेटों के अंदर है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उनके छात्र जो हैं, जो उनके मुकाबले में वो खड़े होने का वो है। इंग्लिश मीडियम हो हमारे क्षेत्र के अंदर, अब इंग्लिश मीडियम नहीं है कई कॉलेजों के अंदर, मैं देख रहा हूँ यहाँ जाके यमकेश्वर क्षेत्र में कि उनमें क्या साइंस नहीं है। तो मैं इस सरकार के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये साइंस की जो लेबोरेटरियाँ हैं, ये साइंस जो है ना करीब करीब हर कॉलेजों में, स्कूलों में, इंटर कॉलेजों के अंदर अनिवार्य होनी चाहिए। तभी तो हमारा बच्चा जब PhD करेगा, तभी तो कंप्यूटर इंजीनियर लगेगा, वो BSc करेगा, वो अच्छी पोस्ट पे जाएगा। और जो साइंस नहीं होती तो वो इसमें इंजीनियर के लिए एलिजिबल नहीं होता, और वो बेचारे हमारे रह जाते हैं बच्चे, केवल पुलिस में अपना और मिलिट्री में भर्ती होने के लायक ही रह जाते हैं, अग्निवीर में। तो मैं सरकार से मेरा जो ना हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप अपने सुझाव जो है पार्टी फोरम में रखेंगे, बिल्कुल रखूंगा। और मैं ये चाहूंगा, मैं सरकार से पूरा उन पर दबाव दूंगा कि भाई अब ये कार्य आपको करने होंगे, जिससे जो है हमारे क्षेत्र के बच्चों का पलायन रुकेगा। अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि गाँव के अंदर जो है ना शुगर है, बाघ है, वन जीवों को इतना मतलब हो रहा है दबाव कि गाँव में लोग गाय चराने जाते हैं तो उनको बकरियों का उनका भय रहता है। जो बकरी वाड़ा चलाते हैं गरीब हमारे निर्धन आदमी, उनको बहुत भय रहता है। तो वन्य जीवन के लिए एक फेंसिंग होगी, गांव के अंदर सुरक्षा प्रदान करें सरकार उनको। ये ठीक है कि सरकार जो है कोई मर जाता है कोई जीव जंतु तो उनको अच्छा वो मुआवजा दे रही है, इसमें मैं सहमत हूँ। लेकिन मुआवजे का मतलब नहीं है ना, मुआवजे से कार्य सिद्ध नहीं होता। कार्य मुआवजे का मतलब ये कि हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं उनको रोजगार मिले, उनको ऐसा काम मिले कि वो छोड़ कर ना जाए। नहीं सर, वो जो आपने वन्य जीवों की बात करी कि मुआवजे की बात है, उसमें एक कंप्लीट समाधान जो है उसका निकलना चाहिए, जिससे कि हम वन्य जीवों के प्रति भी उतने ही हमदर्दी है जितने हम मनुष्य के प्रति हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक बहुत ज़्यादा कोई भी क्षेत्र वन्य जीवों से पीड़ित हो जाएगा तो वहाँ तो पलायन स्वाभाविक हो जाएगा। फिर तो हमारा क्या नाम है, सरकार से मेरे इस विषय में यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है कि आप जो है ना गांव के अंदर जो है ना वन्य जीवन की रक्षा भी रखें। अब जैसे लेपर्ड है, कुछ हमारे जीव जंतु ऐसे हैं कि जो खत्म नहीं हो रहे, वो अभी भी उनकी प्रजातियां खत्म नहीं हुई हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए जो बड़े बड़े गांव हैं उनके अंदर फेंसिंग कराएं, उनको फेंसिंग के लिए पैसा दें ग्राम
सभाओं को इनको दें ताकि उससे क्या नाम बचाव हो, और वहाँ के जो गाय हमारे जीव जंतु हैं, बकरियां हैं हमारी जो है जीवित रह सके, जो उनका गुजारा हो गरीब आदमियों का। अब दिक्कत क्या हो रही है कि गांव के अंदर जो है ना हमारे वन जीव जंतु जो है ना उनको खेत में खेती करते नहीं, लोग रोजगार है नहीं, उसकी वजह से वो गांव के अंदर तक जो जीव जंतु आ रहे हैं। मेरे खुद कल परसों हमारे गांव के अंदर ही आके ना गोलागम मल्ला में एक गाय को मार गए, तो इतना भय है। जो कृषि विभाग है, हाँ, जो हॉर्टिकल्चर हाँ, है, हाँ, वो गांव में बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे हैं। जो शिकायतें आ रही हैं, फेंसिंग की गवर्नमेंट की पूरी व्यवस्था है, 90% जो है किसानों को फेंसिंग के लिए और जो है हॉर्टिकल्चर को डेवलप करने के लिए ये सब्सिडी है उसमें, तो उसका लाभ भी तो लेने के लिए कहीं ना कहीं विभागों में अच्छी पकड़ होना बहुत जरूरी है। जो हमारे विधायक हैं या हमारे जो ब्लॉक प्रमुख हैं या जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि गाँव में कैसे समग्र विकास हो, कैसे गाँव तक उन योजनाओं को पहुंचाया जाए। तो मेरा इस विषय में क्या नाम है ये अनुरोध है सरकार से कि हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे विधायक हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, ये जो है ना ब्लॉक वाइज जो है ना इनकी जो है ना गोष्ठियां कराएं, ब्लॉक वाइज इनकी कमेटियां बताएं और लोगों को जागृत करें, ताकि कि जो लोग इनसे लोन लें। सरकार 90% आपको लोन दे रही है, जिसका ज्ञान ही नहीं है हमारे गरीब बच्चों को, उनको पता ही नहीं कि भाई पॉवर्टी चक्कर में इतना 90% का वो मिलेगा, 10% हमें देना पड़ेगा। अगर उनको ज्ञान होगा, उनकी जो है वो लगाए क्या नाम है प्रदर्शनियां लगाएं, लोगों को बताएं ब्लॉक प्रमुख माध्यम से ही उनको कि भाई ऐसे करो, तुम आपको लोन लो, ताकि ना इससे रोजगार मिले, उनको रोजगार मिलेगा तो फिर स्वतः ही क्या नाम है ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी।